बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों लास्ट रिसेंट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मार्कोनिकोव रूल आखिरकार क्या होता है। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर। आज हमारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर है बच्चों 6। तो बच्चों लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल और कॉन्जुगेटेड डाइन्स, उसी के साथ-साथ एलाइलिक रिएक्शंस आखिरकार क्या होती है। तो बच्चों बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल, कॉन्जुगेटेड डाइन्स आखिरकार क्या होते हैं, उसी के साथ-साथ एलाइलिक रिएक्शंस आखिरकार क्या होती है। तो बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल के साथ। तो बच्चों बात करें एंटी मार्कोनिकोव रूल आखिरकार क्या होता है। पहले बात करें मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हमें पता था कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट से अलग हुआ तो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, यानी जिसके पास जितनी ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसी के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ता है, और उसका अपोजिट होता है हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो बच्चों एंटी मार्कोनिकोव रूल अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल्स के जुड़ता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स जहां ज्यादा स्टेबल होंगे उसके अपोजिट में हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा। कैसे होती है बच्चों ये हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल में। बात करें बच्चों एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिक alkenes like propene in the presence of light or peroxide takes place contrary to the Markovnikov rule. According to Markovnikov rule के हिसाब से बता रहा है बच्चों कि HBr unsymmetric alkenes के साथ जुड़ता है। बात करें this so happens only with HBr but not with HCl and HI. The departure from the rule known as the peroxide or क्रैश इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी हम इसे बोलते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके हिसाब से होगा मार्कोनिकोव में, और हमारा जो एंटी मार्कोनिकोव है वो होता है फ्री रेडिकल्स के हिसाब से। कैसे होता है जिसकी हम बात करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें, हमारे प्रोपीन का एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे सी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी प्लस HBr। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग जो हमारा HBr है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन, यानी कि फ्री रेडिकल कहाँ फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल इस पे फॉर्म होगा या फ्री रेडिकल इस पे फॉर्म होगा। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जिधर ज्यादा स्टेबल होगा उधर ही ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई थी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो बच्चों अगर यहाँ बनता है तो फ्री रेडिकल की डिग्री होगी 2, यहाँ बनता है तो फ्री रेडिकल की डिग्री होगी 1। तो ऑब्वियसली ये 3rd डिग्री यानी कि ज्यादा डिग्री वाला ही बनेगा। बात करें सी बॉन्ड सी, ये यहाँ पे बन गया फ्री रेडिकल, बॉन्ड सी, यहाँ पे बच्चों हमारा आके जुड़ेगा इससे Br इससे आके जुड़ गया और हमारा H आके इससे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड HBr। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि 1 ब्रोमो प्रोपेन आखिरकार क्यों बना है। आगे बात करते हैं बच्चों, हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, इसको डिटेल में देखते हैं एक बार। मैकेनिज्म peroxide effect proceed via free radical mechanism as the given below। तो बच्चों जो हमारा peroxide effect है वो फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी नीचे दिया गया है, इसकी बात करते हैं हम। तो बच्चों मैकेनिज्म की बात करें, पहला क्या होता है, पहला peroxide बॉन्ड टूटता है एक तरीके से, यानी कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2CH6 C6H5 और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो यहाँ से ब्रेक हुआ और ये फॉर्म हो गया। ब्रेक होने के बाद यानी ट्वाइस ऑफ दिस, ये इतने से कि 2 हिस्से हो गए, ये दोनों सेम सेम हिस्से हैं। अगर आप इनको देखोगे तो ये दोनों हिस्से सेम है। बात करें इनकी कि इनके अंदर हो रहा है बच्चों होमोलाइसिस। अब होमोलाइसिस के अंदर क्या होता है इसकी बात करते हैं। ये जैसे फ्री रेडिकल बना तो ये एक और ब्रेक होगा, यानी कि CO2 अलग हो जाएगा, ये यहाँ से और ब्रेक होगा और ये फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी इस चीज की C6H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये आखिरकार कैसे बना है हमारा यहाँ पे।
पहले पेरोक्साइड बॉन्ड टूटा, फिर उसके बाद में जो C6H5 था और CO2 था, वो दोनों आपस में अलग हो चुके हैं। फिर बच्चों ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड बना है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HBr के साथ। एक सेकंड बात करते हैं। ये पेरोक्साइड बॉन्ड बना है हमारा पेरोक्साइड जो बॉन्ड बना है C6H5 फ्री रेडिकल, इसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों हम हमारे HBr से। बात करें बच्चों HBr अगर रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगी। जैसे हम उसकी HBr की रिएक्शन करवाएंगे, दोनों फ्री रेडिकल है आपस में, ये H आके जुड़ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा C6H6, यानी C6H6 की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस Br फ्री रेडिकल में रिमेनिंग रह जाएगा। अब बच्चों Br फ्री रेडिकल में रिमेनिंग इस वजह से रहा है क्योंकि Br प्रोटोनेशन कर सके, यानी कि इसमें अटैक करके उसको प्रोपीन के साथ जुड़ सके, एल्कीन के साथ जुड़ सके, इस वजह से हाइड्रोजन रिमूव होके हाइड्रोजन C6H5 के साथ जुड़ चुका है। अब अगली स्टेप हमारी आती है बच्चों प्रोटोनेशन की। प्रोटोनेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो हमारा C6C3CHCH2 है, वो Br के साथ जुड़ेगा, यानी कि Br अटैक करके जुड़ जाएगा। Br बच्चों कहाँ जुड़ेगा, फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, फ्री रेडिकल जैसे मैंने आपको बताया मिड में बनेगा और Br हमारा जाके एंड में जुड़ जाएगा। तो बच्चों कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो इसकी फॉर्मेशन होगी। आगे बात करें, अगेन फ्री रेडिकल बनाता है, ये एक और फ्री रेडिकल बनाता है ताकि Br ट्वाइस बन सके। अब इसकी रिएक्शन वापिस से HBr से कराओगे आप, इसकी रिएक्शन वापिस HBr से अगर आप कराते हो तो बच्चों ये हमारा बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br प्लस Br रेडिकल। बच्चों ये हमारा यहाँ हो गया कि Br रेडिकल एक वैसे था और एक और हो गया हमारा Br रेडिकल। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट बन जाएगा Br ट्वाइस, यानी कि ये हमारा ब्रोमीन बन जाएगा, ये Br ट्वाइस। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया, सिंपल है कि मार्कोनिकोफ रूल का अपोजिट रूल होता है। इसमें फ्री रेडिकल पे डिपेंडेंट होते हैं कि फ्री रेडिकल जहाँ पे स्टेबल होगा उस हिसाब से हमारा हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूएंट आगे जुड़ेगा। आगे बात करते हैं बच्चों आज की वीडियो में समरी फ्री रेडिकल एडिशन टू HBr एल्कीन, यानी कि फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन हम सिखा रहे हैं बच्चों आपको कि फ्री रेडिकल के हिसाब से कैसे HBr कनेक्ट होता है एल्कीन से। बात करें उसकी, in the presence of free radical, HBr will add to alkenes such that the C bond H bond forms on the most substituted carbon and the CBr bond forms at the least substituted carbon according to anti-Markovnikov रेगियो सेलेक्टिव। बात करें बच्चों की हमारा फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कहाँ होती है और Br हमारा कहाँ पे जुड़ता है, मोस्ट स्टेबल जगह पे जुड़ता है, उसकी बात करते हैं। क्या आपको दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है आपको, जैसे हम यहाँ प्रोटीन का एग्जांपल लेके देख रहे थे इतनी देर से। तो बच्चों इसकी रिएक्शन होगी HBr प्रेजेंस में विथ ROOR, यानी पेरोक्साइड के साथ। जैसे बच्चों जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों टूटेंगे आपस में, फिर ये दोनों आपस में जुड़ के Br फ्री रेडिकल बना देंगे ताकि Br एल्कीन से जाके जुड़ सके, अटैक करके उनके साथ बॉन्ड बना सके। जैसे ये होगा बच्चों, पहला जो हमारा Br है वो कहाँ जाके जुड़ सकता है, इसकी संभावना कहाँ-कहाँ होगी, एक सेकंड बात करते हैं। इसकी जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक संभावना तो यहाँ होगी, एक संभावना होगी यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ पे जुड़ता है तब क्या होगा और यहाँ पे जुड़ता है तब क्या होगा, हम बात करते हैं बच्चों। अगर जैसे मान लीजिए कि Br कहाँ पे जुड़ेगा, फ्री रेडिकल के अपोजिट में जुड़ता है, फ्री रेडिकल पे जाके जुड़ेगा हमारा हाइड्रोजन। मार्कोनिक रूल में ऐसा था कि जहाँ पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन यानी कि डबल बॉन्ड टूटता है, दोनों साइड कार्बन होते हैं, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे जाके हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा। लेकिन एंटी मार्कोनिक में ऐसा है कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाके हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा इससे, सेकेंड वाले से, मिड वाले से जाके हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं यहाँ पे आके जुड़ गया और Br जो बचा हमारा रिमेनिंग यहाँ जुड़ गया, देख सकते हो बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड, यानी कि इसके अंदर कितने बॉन्ड बने हैं और बॉन्ड ब्रोकन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। इनकी डिटेल में बात करते हैं कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए और कौन से टूटे। पहले बॉन्ड की बात करें बच्चों, पहला बॉन्ड तो हमारा ये बन गया, दूसरा बॉन्ड हमारा ये बन गया, यानी बॉन्ड फॉर्म एक तो CH हुआ और एक CBr। अब बात करें कौन से बॉन्ड टूटे हैं, एक तो बॉन्ड टूटा है कार्बन कार्बन, समझ रहे हो बच्चों, और एक टूटा है हाइड्रोजन और Br का, ब्रोमियन।
इन दोनों का बॉन्ड टूटा है और ये दोनों का बॉन्ड बना है। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। इन द की स्टेप ए ब्रोमीन रेडिकल एड्स टू द कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड सो दैट द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो बच्चों फ्री रेडिकल की बात करें कि फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? पहला होता है टेरिशरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब बात करें इसके अंदर सेकेंडरी कौन सा होगा बच्चों? अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो होगा सेकेंडरी, यानी क्योंकि वो एक और दो से जुड़ा हुआ है, इसके आप देख सकते हो ये हमारा सेकेंडरी है। और वहीं बात करें अगर यहाँ पे अगर आके जुड़ेगा फ्री रेडिकल, तो जैसे देख सकते हो ये हो गया हमारा प्राइमरी रेडिकल, जो कि बहुत कम बनता है, मान सकते हो कि बिल्कुल बनता भी नहीं है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो XYZ। आगे बात करें बच्चों, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कैसी क्या रिएक्शन होती है और किस प्रेजेंस में होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यानी कि ROR की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन, एडिशन ऑफ HBr टू एन अनसिमेट्रिक एल्कीन occurs such that Br attaches to the carbon having more hydrogen atoms opposite to Markovnikov rule। बच्चों Markovnikov rule में क्या था? हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा? जहाँ पे जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Br उस कार्बन पे जाके जुड़ रहा है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। यानी कि वहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा था, यहाँ पे Br जुड़ रहा है। वहां पे Br कम वाले के पास जुड़ रहा था, यहाँ पे Br ज्यादा वाले के पास जुड़ रहा है, यानी जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। बात करें बच्चों ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यानी कि ROR की उपस्थिति में जब HBr अनसिमेट्रिक एल्कीन से जुड़ता है तो Br उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर अधिक हाइड्रोजन होते हैं। इसे एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। गोल्डन वन लाइनर बच्चों, पेरोक्साइड लगा यानी कि मार्कोनिकोव का उल्टा होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल की बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr यहाँ पे कहाँ पे जाके जुड़ेगा? सीधा सीधा समझ में आ रही है किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? एक सिंपल सा समझाता हूँ, आगे वाला मत देखो, आगे वाला भूल जाओ। मानो ये दो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे आके जाके Br जुड़ जाएगा और दूसरे पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस प्रोडक्ट का नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। आगे बात करते हैं बच्चों रीजन की, यानी कि ये ऐसा क्यों हुआ। रिएक्शन प्रोसीड विया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है? फ्री रेडिकल के बेसिस पे हो रही है, ना कि किसी और चीज की स्टेबिलिटी पे हो रही है, ना कि कार्बोकेटाइन के हिसाब से हो रही है। ये हो रही है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी कि फ्री रेडिकल अगर मिडल वाले पे बनेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा, और यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा Br जुड़ेगा उसके साइड वाले कार्बन पे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम हमारे लेक्चर में। तो बच्चों आगे बात करते हैं मोड ऑफ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर CH3। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करें वेरी इंपॉर्टेंट नोट, डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछ सकते हैं आपको ये क्वेश्चन, कि डायरेक्ट एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाने वाले ये क्वेश्चन है बच्चों। बात करें पेरोक्साइड इफेक्ट्स ओनली विथ HBr, और दूसरा हो गया नोट विथ HCl और HI। ये बच्चों काफी इंपोर्टेंट लाइन भी है, यानी कि जो पेरोक्साइड का जो इफेक्ट होता है हमारा वो सिर्फ होता है HBr के साथ। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट होता और हमारा प्रेजेंट होता HCl या HI तो ये इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। इसका रीजन जान लो आप, सिर्फ HBr का बॉन्ड एनर्जी रेडिकल चेन के लिए सूटेबल होता है। या यहाँ पे बात करें बच्चों HBr का जो बॉन्ड होता है वो ही सिर्फ रेडिकल चेन की एनर्जी होती है उसके हिसाब से सूटेबल होता है, यानी कि रेडिकल के हिसाब से रिएक्शन करने योग्य होता है उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और जो हमारा दूसरा हो गया HCl या HI वो उसके हिसाब से नहीं होते। ये मोटा मोटा ये समझ लो कि HBr फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग होता है और HBr होगा तभी पेरोक्साइड के साथ इफेक्ट शो करेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अब बात करें बच्चों कॉन्जुगेटेड डाइन्स आखिरकार क्या होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना एक छोड़ के एक, यानी कि एक कोई सा भी कंपाउंड मान लीजिए जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना, मोर देन टू या कम से कम दो डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होंगे उसमें, उसको बोलेंगे हम डाइन्स। अब बात करें रेजोनेंस स्टेबिलिटी की, पहला पॉइंट है हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या क्या होती है, यानी कॉन्जुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला हो गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब बात करें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होता है बच्चों, द फॉलोइंग आर पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर 1,3-butadiene which resonance structure contributes the most to the stability of the molecule, circle it
व्हाई आर द अदर स्ट्रक्चर्स लेसर कंट्रीब्यूटर्स। बच्चों बात करते हैं कि जो हमारा एल्कीन के अंदर जो सबसे स्टेबल जो हमारा कंपाउंड है वो कौन सा है बच्चों? सबसे स्टेबल हो गया हमारा ये, जिसको हम बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइइन। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप देख सकते हो पहला डबल बॉन्ड हमारा पहले पे है, फिर दूसरे पे नहीं है, फिर तीसरे पे हमारा डबल बॉन्ड है। यानी कि एक तो पहले पे है और एक हमारा तीसरे पे अल्टरनेट प्रेजेंट है। इस वजह से बच्चों क्या होता है कि डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज का मतलब हो गया कि रेजोनेंस दिखाता है बच्चों। ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक दिखता है कि हाँ टूट रहा है, लेकिन ये डिलोकलाइज होते हैं ना, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट मॉलिक्यूल के अंदर घूमते हैं, रिवॉल्व होते हैं। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे आप देख सकते हो पहले बच्चों कि ये हमारा पहला पॉइंट था, ये हमारा स्ट्रक्चर था। एक सेकंड, ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसमें क्या हुआ बच्चों, हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट होके आगे चला गया। आप देख सकते हो बच्चों जैसे कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ मिड में आ रहा है। जैसे कि आप मिड वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हो। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि रेजोनेंस आखिरकार कैसे होता है। अल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो, यानी कि कॉन्जुगेटेड होगा, जिसको हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि ये डबल बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक कार्बन और होता और एक तो डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता और एक लास्ट वाले में प्रेजेंट होता, यानी मिड वाले दोनों सिंगल सिंगल रह जाते, यानी कि इनकी दूरी बहुत ज्यादा हो जाती, एक छोड़ के एक नहीं होती, तो इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता और ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स की कैटेगरी में भी नहीं आते। ये आते सिर्फ डाइन्स की कैटेगरी में। आगे बात करते हैं बच्चों कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की बात करें। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इस पे नहीं है, इस पे है, इस पे नहीं है। बात करें ये हो गया हमारा आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बात कर रहा था कि कॉन्जुगेटेड नहीं होता ये, इसके अंदर रेजोनेंस भी नहीं होता बच्चों। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पे हो गया, दूसरे पे हो गया, तीसरे पे होना था, तीसरे पे भी सिंगल है हमारा, चौथे पे आया डबल बॉन्ड, यानी कि दूरी रह गई। बात करें इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये आपस में डिलोकलाइज हो सकते हैं। और इसमें क्या है कि बच्चों यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे डिलोकलाइजेशन ब्रेक हो गया, sp3 कार्बन आके जुड़ गया बीच में, यानी कि यहाँ पे आके जुड़ गया sp3 कार्बन जो कि 3 बॉन्ड बना रहा है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड ओवर 4 कार्बन एटम्स गिविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी कि चारों कार्बन एटम्स पे डिलोकलाइज होता है और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। कॉन्जुगेटेड डाइन्स में पाई इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन पर फैले हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। एग्जांपल हो गया हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन, ये हमारा एग्जांपल हो गया बच्चों। इसमें मिड में भी आ जाता है, अगेन ये स्ट्रक्चर वापस कन्वर्ट हो सकता है, यानी कन्वर्टेबल होता है। आगे बात करें बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। दूसरी स्टेबिलिटी की बात करें कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एविडेंस, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया कि बच्चों एल्कीन का एल्कीन का एल्केन में बदलने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि कितनी ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। अब बात करें ज्यादा हीट रिलीज होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक एनर्जी हो गई बच्चों हमारी, ज्यादा हीट रिलीज होगी, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा कार्बन था वो कम स्टेबल था पहले से, इस वजह से उसको ब्रेक करने में ज्यादा हीट लग रही है हमें, यानी कि हीट बहुत ज्यादा निकल रही है। और अगर वो हमारा जो कार्बन जो स्ट्रक्चर था वो अगर ज्यादा स्टेबल था, उसकी हीट लेजर निकलेगी, समझ रहे हो, लेजर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। बात करें लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मींस मोर स्टेबल कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोजनेशन में कम हीट निकले, यानी कि कंपाउंड ज्यादा स्टेबल था। आगे बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, यानी कि एग्जाम्पल कौन से मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक करेंगे तो उनके अंदर कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी। बात करें बच्चों वन ब्यूटीन जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और दूसरा हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बच्चों इसके हिसाब से है बच्चों 1 ब्यूटीन में 30 किलो कैलोरी पर मोल निकल रही है। वही बात करें 1,3 ब्यूटाडाइन जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके अंदर 60 किलो कैलोरीज पर मोल निकलनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर निकल रही है अप्रोक्स 57 किलो कैलोरीज पर मोल। ये एक्सपेक्टेड से लेस है, एक्सपेक्टेड बच्चों हमारा 60 था, यानी 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। ये इस वजह से निकल रही है क्योंकि पहले से ही एक्स्ट्रा स्टेबल था ये कंपाउंड, इस वजह से लेजर हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। वो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारी वीडियो में कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू कंजुगेशन, यानी कंजुगेशन की वजह से उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। उसी के साथ आगे बात करें मो थ्योरी एक्सप्लेनेशन, तो बच्चों मो थ्योरी आखिरकार क्या होती है, यानी कि हमारी कंजुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए मो थ्योरी की एक्सप्लेनेशन क्या है।
ओवरलैप ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कोस इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन लोअरिंग एनर्जी, यानी कि बच्चों जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिलोकलाइज होते हैं और आपस में ओवरलैप करते हैं। इस वजह से डिलोकलाइजेशन की वजह से एनर्जी लो हो जाती है और उसी की वजह से हमारा क्या होता है, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यही है बच्चों सिंपल टू सिंपल मोर थ्योरी के हिसाब से जो हमारे मॉलिक्यूलर्स होते हैं, यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि हमारे पूरे कंपाउंड में रोटेशन होती है। इस वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लो हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बात करें बच्चों पाई ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से इलेक्ट्रॉन फैलते हैं जिससे एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। कंप्लीट टू कंप्लीट मो थ्योरी यही है। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में डाइल्स एल्डर रिएक्शन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है बच्चों, बात करें डाइइन और डाइनोफाइल की रिएक्शन करेंगे आपस में। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा डाइइन और ये हो गया हमारा डाइनोफाइल। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे आप इसको एक साथ लाओगे तो बच्चों ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे और आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगे और ये आ जाएगा हमारा मिड में और ये आ जाएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो बच्चों कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 देन 4। ये बच्चों ये हमारे दो नए डबल बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर और ये एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ये डिलोकलाइजेशन की वजह से हो रही है। आगे बात करते हैं बच्चों, ये रहा क्लीन टू क्लीन। इसका अगर आप डायरेक्ट बनाओगे ऐसा, इसका स्ट्रक्चर बच्चों ये ऐसा बनेगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आगे बात करते हैं बच्चों, डाइएडर्स रिएक्शन इज अ साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी कि साइकिल बनाने की एडिशन रिएक्शन होती है। ये बिटवीन ए कॉन्जुगेटेड डाइन एंड ए डाइनोफाइल टू फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि एक साइकिल बनाने की प्रक्रिया होती है कंप्लीट 6 मेंबर रिंग की। डाइएडर्स रिएक्शन में कॉन्जुगेटेड डाइन्स और डाइनोफिल आपस में मिलकर 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें 1,3 ब्यूटाडाइन और इथेन। बात करें इथेन की बात करें, मेथ एथ, ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, एक तो ये हो गया और 1 डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब आप इसकी इन दोनों की रिएक्शन कराओगे आपस में तो बच्चों क्या होगा, सेम ये वही है जो भी आप देख रहे थे। इसमें क्या होगा कि ये शिफ्ट हो जाएगा मिड में और ये बनाने के लिए आगे आ जाएगा। ये एक तरीके से साइक्लोहेक्सीन बना लेगा, ये भी इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा बच्चों, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा। सेम वही एग्जांपल है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है। आगे बात करते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म की। ये कंप्लीट सिंगल स्टेप कन्वर्ट कॉन्सर्टेड रिएक्शन है, यानी कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। इसकी कोई दो स्टेप नहीं है कि पहले मीडिएटर बनेगा फिर उसके बाद में दूसरे कार्बोकेटाइन बनने के बाद तीसरा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। पाई इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज साइमल्टेनियसली, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। ऑब्वियसली ये तो होगी क्योंकि कॉन्जुगेशन मौजूद है वहां पे। जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। टू न्यू पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन तो बच्चों उसकी वजह से हो रही है क्योंकि वो शिफ्ट हो रहा है। कंडीशंस की बात करें माइल्ड टेम्परेचर की कंडीशन में ये रिएक्शन होती है। आगे बात करें बच्चों इंपॉर्टेंस की, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए और ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स उसी के साथ साथ पॉलीमर्स की फॉर्मेशन के लिए भी। तो आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होती है। बात करें बच्चों समरी एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू डाइन्स कैन रिजल्ट इन 1,2 एंड 1,4 एडिशन, यानी कि बच्चों अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम डाइन्स के साथ तो बच्चों 1,2 एंड 1,4 प्रोडक्ट बनेंगे एडिशन के। बात करें कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमारी 1,3 ये हमारी ब्यूटाडाइन है बच्चों, इसका आप जैसे रिएक्शन करवाओगे BrH के साथ HBr के साथ तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा हमारा यहाँ पे जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ऑलरेडी उसके साथ, यानी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, और हमारा पॉजिटिव यहाँ पे बन जाएगा, इस पे बन जाएगा हमारा सेकंड पे बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। जैसे कि ये आप देख सकते हो ये हमारा पहला प्रोडक्ट होगा मीडिएटर जिसको हम बोलेंगे कि जो एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी पहली ये वाली होगी। और बात करें दूसरी ये वाली होगी, ये वाली कैसे होगी बच्चों, इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे वाले पे तो मिड में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पॉजिटिव हमारा यहाँ पे रह जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये डबल बॉन्ड था यहाँ पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इससे तो ये जुड़ गया, एच आके जुड़ गया,
इससे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारा इंटरमीडिएट ये वाला बन जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। बात करें बच्चों बीआर आके एक तो होगा कि पहली पोजीशन तो हो गई ये हमारी दूसरे नंबर पे। पहली पोजीशन तो हो गई कि बीआर हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। दूसरी पोजीशन हो गई कि बीआर हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों अटैक एट C2, एक ये हो गया अटैक एट C4। जैसे आप नंबरिंग दोगे तो एक तो C2 पे आके जुड़ेगा और एक आके जुड़ेगा कार्बन नंबर 4 पे। इसमें क्या होगा कि बच्चों ये तो मोस्ट स्टेबल होता है मीडिएटर वाला कार्बोकेटाइन तो, और ये होता है लीस्ट स्टेबल। और वहीं अगर आप बात करोगे सब्स्टिट्यूएंट के जुड़ने के बाद बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। यानी बच्चों C2 वाला तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा जो कि कार्बोकेटाइन में मोस्ट स्टेबल था, और वहीं बात करें C4 वाला जो कि लीस्ट स्टेबल था वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल्स की बात करते हैं हम 1,3 ब्यूटाडाइंस की। जैसे आप रिएक्शन करोगे HBr के साथ तो वो दो प्रोडक्ट देगा, एक तो देगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और एक देगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में टेम्परेचर इफेक्ट, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे आता है। कंडीशंस की बात करें, पहली कंडीशन हो गई लो टेम्परेचर, यानी कि मान लीजिए कि कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा बच्चों प्रोडक्ट बनेगा हमारा 1,2 एडिशन जो कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड रहेगा। और दूसरी बात करें अगर हाई टेम्परेचर होगा रिएक्शन का तो 1,4 प्रोडक्ट बनेगा जो कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन की। 1,2 प्रोडक्ट 1,2 एडिशन में क्या होगा, यानी कि अगर जैसे 1,2 काइनेटिकली कंट्रोल्ड है तो होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम। 1,2 एडिशन फॉर्म्स फास्टर, यानी कि फटाफट से बन जाएगी। ये रिएक्शंस लेस स्टेबल रहेगी, ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगी, यानी फटाफट से बन जाएगी। और लो टेम्परेचर फेवर्ड, यानी कि इसको कम टेम्परेचर चाहिए 1,2 एडिशंस को। वहीं बात करें 1,4 एडिशंस की, ये ज्यादा स्टेबल रहेगी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनेगा इसके अंदर। और क्या होगा बच्चों हाई टेम्परेचर फेवर्ड होती है, इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होती है। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारी रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स, यानी कॉन्जुगेटेड डाइन्स की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आखिरकार कैसे होती है। इसमें क्या होता है बच्चों 1,2 एंड 1,4 प्रोडक्ट बनते हैं HBr2 ब्यूटाडाइन के अंडर फ्री रेडिकल कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है, ये है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम ROOR यानी कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ। तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा कंपाउंड। पहला इंटरमीडिएट ये बनेगा, दूसरा इंटरमीडिएट ये बनेगा। पहला इंटरमीडिएट बच्चों कैसे बन रहा है, एक डबल बॉन्ड के ब्रेक होने से, और दूसरा इंटरमीडिएट कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से। वहीं बात करें बच्चों पहला जो हमारा होगा वो होगा मोर स्टेबल, क्योंकि बच्चों इसके अंदर यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2 नंबर और ये हो गया हमारा 3 नंबर। तो 1 नंबर पे आगे Br जुड़ गया और जो हमारा हाइड्रोजन था वहां यहाँ के जुड़ गया। आई होप बच्चों ये मोर स्टेबल रेडिकल क्यों होगा, क्योंकि यानी कि रेडिकल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि कितना डिग्री का वो बना है। ये बना है 2 डिग्री का। रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें 3 फिर 2 फिर आएगी हमारी 1 और उसके साथ बाद आता है CH3। तो यहाँ पे 2 हो गया। और नीचे वाले में बात करें यहाँ पे बना है फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा हमारे 1। ये 1 वाला है, ये 1 डिग्री वाला है और ये हो गया हमारा 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल है। इसमें क्या होगा कि बच्चों फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी HBr के साथ एडिशन रिएक्शन। उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो 1,2 प्रोडक्ट और एक बनेगा हमारा 1,4 प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये हमारा हाइड्रोजन तो आके मिड में जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हमारा Br होगा, Br बच्चों बन जाएगा फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल। और यहाँ पे सेम वही होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ेगा और Br बन जाएगा हमारा फ्री रेडिकल। तो दोनों में क्या होगा बच्चों, एक तो होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड और एक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। यानी कि बच्चों डबल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों ये तो है एक साइड से जुड़ा हुआ और ये है दोनों साइड से जुड़ा हुआ, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारी वीडियो में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि बच्चों ROOR की प्रेजेंस की वजह से कॉन्जुगेटेड डाइन्स अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मेनली गिव्स 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो बच्चों मेनली 1,4 एडिशन प्रोडक्ट क्यों देता है, ये बच्चों 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इस वजह से देता है क्योंकि जो हमारा वो बहुत ज्यादा स्टेबल था और उसके अंदर जो हमारा डाइन बन रहा था यानी कि डबल बॉन्ड बन रहा था वो बहुत ज्यादा स्टेबल था, मोर सब्स्टिट्यूटेड था, यानी कि ज्यादा कार्बन से घिरा हुआ था। तो बच्चों रीजन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक रेडिकल, तो बच्चों हमारा रेडिकल फॉर्मेशन ही डिपेंड करता है, यानी कि अगर पेरोक्साइड है तो बच्चों वो पेरोक्साइड डिपेंड करता है रेडिकल की स्टेबिलिटी पे, यानी कि रेडिकल की स्टेबिलिटी कितनी क्या है। तो बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है रेडिकल की। आगे बात करें बच्चों एग्जाम लाइन की,
एलाइलिक रेडिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल्स प्रोडक्ट, यानी कि एलाइलिक रेडिकल स्टेबिलिटी यानी कि जो पास वाले कार्बन पे जो रेडिकल होता है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम एलाइलिक रीअरेंजमेंट, यानी कि एलाइलिक रीअरेंजमेंट अब क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। एलाइलिक रीअरेंजमेंट इज द माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट इन एन एलाइलिक सिस्टम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट। बात करें बच्चों एलाइलिक रीअरेंजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें एलाइलिक सिस्टम में डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाती है क्योंकि इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि जो इंटरमीडिएट होता है वो हमारा ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, इसकी वजह से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड होता है उसकी पोजीशंस चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने रिसेंट में देखा एलाइलिक रीअरेंजमेंट। आगे बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, तो बच्चों ये कैसे होता है। ये होता है बच्चों या एलाइलिक कार्बोकेटाइन और रेडिकल की फॉर्मेशन की वजह से। इसके अंदर क्या होता है बच्चों की डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, सब्स्टिट्यूएंट रीअरेंज होता है। जैसे मान ली कि HBr में Br जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो उसकी रीअरेंजमेंट होगी, वो पोजीशन अपनी चेंज कर लेगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चों, यूजुअल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी कि ऑर्गेनिक कुछ प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में काफी काम आता है। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। और अभी तक आपने अगर हमारा ऐप विजिट नहीं किया तो फटाफट से जाके ऐप विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल कर दिया जाएगा। आपसे मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।